अभी हाल ही में जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ ना, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत का एक बहुत ही पावरफुल और ऑप्टिमिस्टिक नजरिया दुनिया के सामने रखा है। ये एक ऐसा विजन है जो डर पर नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं संभावनाओं पर टिका है। और ये जो बात है ना, भारत एआई आशावादियों का राष्ट्र है, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कही, ये असल में पूरे समिट की आत्मा को पकड़ लेती है। मतलब यहाँ एआई को एक खतरे की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक ऐसे टूल की तरह देखा जा रहा है जो पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। और देखिए, ये ऑप्टिमिज्म, ये आशावाद सिर्फ हवा में नहीं है, इसके पीछे ठोस वजह है, असल अनुभव है। इस ऑप्टिमिज्म की सबसे अच्छी मिसाल पता है किसने दी? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने। उन्होंने कहानी सुनाई एक ऐसे स्ट्रीट वेंडर की जो कभी बैंक अकाउंट तक नहीं खुलवा पाता था, और आज वो देश में किसी से भी कहीं से भी तुरंत डिजिटल पेमेंट ले लेता है। तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता के बदलने की कहानी है, जहां टेक्नोलॉजी सबको साथ लेकर चल रही है। और हाँ, ये बदलाव कोई छोटे मोटे ग्रुप तक ही सीमित नहीं है। हम बात कर रहे हैं 1.4 अरब लोगों की। भारत का जो डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है, वो इतने लोगों को कवर करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान प्रोग्राम है, और यही वो मजबूत नींव है जिस पर भारत अपने एआई के भविष्य की इमारत खड़ी कर रहा है। तो ठीक है, ये ऑप्टिमिज्म तो समझ आता है, लेकिन सवाल ये है कि इसे हकीकत में कैसे बदला जाएगा, इसका प्लान क्या है? इसका जवाब है भारत के 5 लेयर एआई स्टैक में। यही वो पूरी स्ट्रैटेजी है जिससे एक आत्मनिर्भर यानी सेल्फ सफिशिएंट एआई इकोसिस्टम बनाने का प्लान है। अब ये सॉवरेन एआई स्टैक है क्या? आसान शब्दों में समझे तो ये एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने का प्लान है। इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने की बात नहीं हो रही है, नहीं, बात हो रही है चिप्स से लेकर डेटा सेंटर्स, उनको चलाने के लिए एनर्जी, और फिर जाकर सबसे आखिर में एप्लीकेशंस तक। मतलब A to Z हर लेवल पर अपनी खुद की कैपेबिलिटी बनानी है। तो ये जो स्टैक है, ये 5 लेयर्स में बटा हुआ है। देखिए, सबसे ऊपर है एप्लीकेशन लेयर, जिसका काम है एआई का फायदा हम सब तक, आम लोगों तक पहुंचाना। उसके नीचे है मॉडल लेयर, ये हमारी संप्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी के लिए जरूरी है। फिर आता है कंप्यूट लेयर, जो कंप्यूटिंग पावर को एक पब्लिक गुड, एक सार्वजनिक सुविधा जैसा बनाएगा। और इन सब के नीचे बुनियाद में है इंफ्रा और एनर्जी लेयर, जो इस पूरे सिस्टम को एक मजबूत और टिकाऊ बेस देंगे। अब जरा मॉडल लेयर पर भारत के अप्रोच को देखिए। ये बहुत ही यूनिक है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जहां सबसे बड़े, सबसे विशाल मॉडल्स बनाने की होड़ में लगी हैं, वहीं भारत का फोकस है छोटे, स्पेसिफिक और सबसे जरूरी मल्टीलिंगुअल यानी कई भाषाएं समझने वाले मॉडल्स बनाने पर। और इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये कम खर्चे में भारत की जो भाषाई विविधता है और जो हमारी अपनी ज़रूरतें हैं, उन्हें कहीं बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कंप्यूट लेयर पर, और यहाँ सिर्फ बातें नहीं हो रही, एक्शन भी हो रहा है। हमारे स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने 38,000 जीपीयूज, सोचिए 38,000, पहले ही बहुत किफ़ायती दामों पर उपलब्ध करा दिए हैं। और प्लान है कि इसमें 20,000 और जोड़े जाएंगे। ये सच में टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने, यानी हर किसी की पहुंच मिलाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ एक सस्टेनेबल, एक टिकाऊ आधार पर खड़ा किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत की कुल बिजली बनाने की जो कैपेसिटी है, उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा अब क्लीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल सोर्सेज से आता है? इसका सीधा मतलब ये है कि हमारा भविष्य का एआई इकोसिस्टम एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा। चलिए, अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं। ग्लोबल स्टेज पर दुनिया के बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी कंपनियां सब एआई की इस रेस में हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे में भारत की ये जो स्ट्रैटेजी है, वो कहाँ फिट होती है? यहाँ पर राष्ट्रपति मैक्रों की बात फिर से बहुत दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने भारत और यूरोप के रास्तों की तुलना की। उन्होंने कहा कि भारत ने चुना है सूक्ष्म और स्मार्ट रास्ता, मतलब छोटे स्पेसिफिक काम के लिए बने मॉडल्स। वहीं दूसरी तरफ यूरोप ने संप्रभु और वृहद रास्ता चुना है, जहां वो बड़े फाउंडेशनल मॉडल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मंजिल दोनों की एक है, आज़ादी, स्वतंत्रता, लेकिन रास्ते एकदम अलग हैं। और ऐसा नहीं है कि दुनिया ये सब देख नहीं रही, पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर हैं। देखिए, गूगल यहाँ $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एंथ्रोपिक जैसी बड़ी एआई कंपनी ने बेंगलुरु में अपना ऑफिस खोल लिया है। और तो और यूनाइटेड नेशंस ने भी डेवलपिंग देशों के लिए एक ग्लोबल एआई फंड का प्रस्ताव रखा है।
तो इससे साफ है कि भारत का जो इकोसिस्टम है वो कोलैबोरेशन और कंपटीशन दोनों को अपनी तरफ खींच रहा है। और इमैनुअल मैक्रों का ये जो कोट है ना, ये आज के एआई के दौर की हकीकत को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। पुरानी दुनिया कहती थी कि आप compete करें या हारें। नई दुनिया कहती है कि आप कलेक्ट करें या पीछे रह जाएं। मतलब साफ है, अब कामयाबी सिर्फ कंपटीशन से नहीं, बल्कि सही पार्टनरशिप और कनेक्शन बनाने से मिलेगी। लेकिन इस सारी टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी और कंपटीशन के बीच एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए, और वो ये है कि एआई को आखिर में इंसानियत की भलाई के लिए ही काम करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या नैतिक गाइडलाइंस सामने रखी जा रही हैं। देखिए, हमें ये मानना ही पड़ेगा कि एआई एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसमें इतनी ताकत है कि ये बीमारियों का इलाज कर सकता है, अरबों लोगों को गरीबी से निकाल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल, इसके बायस और इससे होने वाले इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन के भी उतने ही गंभीर खतरे हैं। इसीलिए एक एथिकल फ्रेमवर्क, एक नैतिक ढांचा बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मानव नाम का एक फ्रेमवर्क सुझाया है। ये एक एक्रोनिम है जो एआई के लिए ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को दिखाता है। एम से मॉरल और एथिकल सिस्टम्स, ए से अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन से नेशनल सॉवरेनिटी और डेटा की डिग्निटी, फिर ए से एबल और इंक्लूसिव एक्सेस और वी से वैलिड और लेजिटिमेट यानी वैध इस्तेमाल। तो इस समिट से एक ठोस नतीजा भी निकला जिसे नई दिल्ली कमिटमेंट्स कहा जा रहा है। इसमें दुनिया की जो टॉप एआई लैब्स हैं उन्होंने वादा किया है कि वो मिलकर ऐसे एआई सिस्टम बनाएंगे जो ज़्यादा इंक्लूसिव हों, जो खासकर ग्लोबल साउथ की भाषाओं और संस्कृतियों में भी असरदार तरीके से काम कर सकें। और आखिर में एन चंद्रशेखरन की ये बात एआई को बिल्कुल सही नज़रिए से देखने में मदद करती है। उन्होंने कहा, एआई अगला बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सोचिए जरा इस बारे में। एआई कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये बिजली या इंटरनेट की तरह एक बुनियादी ढांचा है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर इंटेलिजेंस चलेगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, जैसे जैसे इंटेलिजेंस का ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, क्या ये दुनिया में जो फासले हैं, जो असमानताएं हैं, उन्हें कम करेगा या फिर उन्हें और गहरा कर देगा? और इस सवाल का जवाब वो आने वाले वक्त में हम सबके सामूहिक एक्शन से ही तय होगा।